हुनर होगा तो खुद कदर करेगी ये दुनिया, यूं एड़ियां ऊंची करने से किरदार ऊंचे नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लू हंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ वैदिक खास शख्सियत मौजूद है जिनसे रूबरू आप होने जा रहे हैं। तो उनके बारे में एक संक्षिप्त सा मैं आपको परिचय बता देता हूँ। अभी हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई थी स्कूल लेक्चरर की, उसमें ऑल राजस्थान में मात्र 11 पोस्ट थी, जिनमें से 7वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड होके हमारे साथ विराजमान है मान्यवर लक्ष्मण बोधी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया और आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, शुरुआत करने से पहले मुझे एक मोमेंट वो जिस चीज की हम चाह रखते हैं वो मिलते हैं ना, तो वो खुशी हमसे मतलब इस तरीके से एक वो मोमेंट होता है ना कि जिस चीज के लिए हम तड़प रहे होते हैं और वो जो मोमेंट हमारे पास आता है, तो उस समय जब आपको ऐसा पता चला कि मेरा ऑल ओवर राजस्थान में 7th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? ये एक ऐसा ही फील था जैसे कि अपन बहुत गहरी प्यास हो जो पानी मिल जाता है। तो उसी प्रकार 2 सालों तक उस लक्ष्य को संजोए रखा, उसके साथ जिए, उसी के बारे में विचार किया, मंथन किया और जब वो मिला तो बहुत भीतर से गहराई से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन में थोड़ा सही चलने लगा है। थैंक यू सर। तो सर, ये तो वो मोमेंट था जो मैं एक होती है ना अपने अंदर वो जिज्ञासा, जब वो शांत हो जाती है कोई चीज को प्राप्त करने के बाद, है ना। तो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सर का नाम क्या है, सर कहाँ से है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपसे करवा देता हूँ। सर, आपका नाम, आप कहाँ से, वो संक्षिप्त में सर थोड़ा सा परिचय। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण राम है। मैं गांव पारलू, जिला बालोतरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम राणा राम जी है। और सर, अपनी अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के विद्यालय से लिए या फिर? जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है 12th तक मैंने गांव पारलू से ही ली, गवर्नमेंट स्कूल से ही किया, मैंने सारा अध्ययन वहीं से किया। अच्छा सर, उसके बाद में कॉलेज क्या, और वैसे आप आर्ट फील्ड से? जी, मैंने जो ग्रेजुएशन है वो बीए यानी आर्ट्स फैकल्टी से की है और वो जोधपुर से बीए की और बीएड भी मैंने जोधपुर से की, एमए मैंने कोटा ओपन से की। तो सर, चूंकि ये होता है कि सर जब आप 7th रैंक के साथ ऑल राजस्थान में सिलेक्टेड है, तो सर बच्चे ये देखते हैं कि सर 10th क्लास में परसेंटेज क्या थे, 12th में परसेंटेज क्या थे, 10th में परसेंट कितने आपके? जी सर, मेरे जो 10th में परसेंटेज थे वो 66.17 और जो 12th में थे वो 78.20 और अपने बीए के अंदर जो परसेंटेज थे वो 55.55 और मेरे जो एमए में जो परसेंटेज थे वो 64.78 थे। और मैं आपको बता दूं कि सर ने जो अभी संस्कृत जो शिक्षा विभाग की जो 11 पोस्टें थी, वो इंग्लिश लेक्चरर की थी, स्कूल लेक्चरर की थी। उनमें से 7वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड हो गए इंग्लिश लेक्चरर के रूप में सर हमारे साथ विराजमान है। तो इंग्लिश का एक फोबिया हमारे अंदर बना रहता है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि शुरुआत से हमें ना एलिफेंट के तो क्या था कि सर जब एलिफेंट का जो मीनिंग सर याद करने देते थे ना, तो हमें वो बहुत हार्ड लगता था कि एलिफेंट की इतनी बड़ी स्पेलिंग कैसे याद होगी। तो वो एक इशू रहता है। आपने उस परिस्थिति से निकल के, जहाँ पे गांव का फील्ड ये होता है कि सर इंग्लिश का माहौल ऐसा होता है कि लोग जनरली नहीं लेना चाहते, मैथ से भी ऊपर उसका स्तर होता है, उस स्तर उस चीज को आपने पेश किया और आपने राजस्थान के साथ जो 11 पोस्ट थी उसमें 7वीं रैंक के साथ आप सिलेक्शन लेकर यहाँ हमारे विराजमान है। तो सर, सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। सर, आपने क्या लिखा? सर, मैंने स्कूल योग्यता की तैयारी करने के लिए मैं सूरतगढ़ में आया था। तो सूरतगढ़ में जी हेल्प नाम से जो संस्थान है वो इंग्लिश के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो मैंने वहीं से अपनी 2 साल तक नियमित रूप से अध्ययन किया और कोचिंग ली और साथ में मेरा जो रेजिडेंशियल है रहवास वो सूरतगढ़ में बोधि फाउंडेशन नाम की जो संस्था है वो हम जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करवाती है। तो मैं वहीं पे रहा और उस 2 साल के दौरान उस संस्थान ने, उस बोधि फाउंडेशन संस्थान ने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया और मुझे कभी भी ये ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं एक दूर आ गया हूँ गांव से। मेरे गांव से ये 500 किलोमीटर की दूरी है, तो उस दूरी को कभी फील नहीं हुई। तो एक घर सा माहौल था उस संस्थान में और उसने मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और इस सफलता का श्रेय मैं उस संस्था को भी देना चाहता हूँ। और सर मतलब वहाँ पे फ्रेंड सर्कल कैसा था, मतलब ऐसे? हाँ, वो एक ऐसा लगता है कि यार सब ज्यादा कनेक्शन, मतलब जैसे अपने पैर पे लगती है तो वो दूसरे वाले को अपने से ज्यादा फील होता है। वो गाँव घर वाला सा माहौल था, घर जो वाला मम्मी सा सोचती, माहौल पापा है, सोचते हैं वैसे। ठीक है। तो कभी मान लो एक रोटी आधा घंटा लेट खा ली तो अरे यार आप पहले खाओ रोटी, ठीक है। तो इस प्रकार का माहौल शायद हॉस्टल में तो नहीं मिलेगा, घर पे तो होता ही है लेकिन हॉस्टल में नहीं मिल पाता है। तो ऐसा शानदार माहौल मिला यहाँ बुद्धि फाउंडेशन में
सभी साथियों ने, मेरे सभी मित्रों ने अच्छे से कोऑपरेट किया और साथ मिलकर के हर कार्य को हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और इससे एक बेनिफिट ये भी था कि सभी विद्यार्थी अलग-अलग विषय से थे, तो मेरी यदि मैथ वीक थी तो मैं दूसरे विद्यार्थी से मैथ के सवाल पूछ लेता था। यदि किसी की इंग्लिश वीक है तो वो मेरे से इंग्लिश के सवाल पूछ लेता था। तो हमने एक-दूसरे का सपोर्ट करके जो हम आगे बढ़े। तो सर परिवार का माहौल कैसा है सर? घर वाले सपोर्टिव नेचर है या किस फील्ड से हम मतलब परिवार का नेचर कैसा रहा आपकी इस जर्नी में? जी। मेरे जो परिवार है उसमें मैं पहला ग्रेजुएट हूँ और शायद 12th भी मैंने पहले की। मेरा जो सारे भाई है उसमें कोई भी 8th पास आउट नहीं है। तो ये था कि एजुकेशनल सपोर्ट तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया कि लक्ष्मण तू पढ़, हम आपका जितना हो सकेंगे उतना सहयोग करेंगे। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया और हालाँकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मेरी हेल्प की। बाकी अपने समाज के साथियों ने और जिन लोगों ने भी मेरे जीवन में मेरी हेल्प की है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा। ये तो सही है सर, थैंक यू। आपने ये बताया सर, जनरली सर ये होता है कि जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं और उसके बाद में कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद में सर आपको ऐसा लगा कि मेरे को टीचर ही बनना है या फिर कोई और फील्ड जैसे आपको लगा हो? मतलब एक लक्ष्य तो होता है सर, टारगेट है। जी, तो जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया तो मेरे सामने एक लक्ष्य को चयन करने का एक वो था, दौर था। तो उस दौर में मेरे सभी साथी कुछ आईएएस, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, कुछ मेरे साथी वो आरएएस की तैयारी करना चाहते थे। लेकिन मेरे अंदर भी वो था। जब मैंने ये समझा कि भई ये थोड़ा लॉन्ग जर्नी है और इकोनॉमिक भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उसमें। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, भाई इतना कुछ तो अपन से हो नहीं पाएगा। तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन के अंदर मैंने जब मेरी क्लासेस लेना शुरू किया, तो उन जो प्रोफेसर्स थे उनका मैंने स्टैंडर्ड देखा, उनका जो एजुकेशनल लेवल देखा, तो इससे मैंने ये सीखा कि बनना तो प्रोफेसर ही है। ठीक है, तो उसके तुरंत बाद में मेरा कभी भी यूपीएससी, आरएएस ऐसी कोई वैकेंसी में जाने का कोई भी प्लान ही नहीं आया और मेरा मात्र एक ही टारगेट था और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले मैंने ये समझा कि एक सीढ़ी दर सीढ़ी है जो उस वहां तक पहुंचना है। तो पहले मैंने बीएड की और बीएड के माध्यम से मैंने स्कूल व्याख्याता का लक्ष्य निर्धारित किया और उसको मैंने अच्छे से प्राप्त किया और अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा। थैंक यू सर। हम ये दुआ करते हैं कि आप निकट भविष्य में जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर सिलेक्टेड होंगे, हमारे बीच में वापस विराजमान होंगे, तो हम इसके लिए तैयार हैं और आपको ये अग्रिम हम आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप सिलेक्टेड होंगे। तो सर ये मतलब आपका लक्ष्य डिसाइड था कि मेरे को टीचर ही बनना है, ये तो आपने कह दिया। सर ये चीज के लिए आपको इंस्पायर कहाँ से? आपको ऐसा लगा कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, आपका मॉडल जिसे आप देख के ऐसा लगे कि जैसे आपने कहा? जी, मेरे स्कूल एजुकेशन में मेरे गुरुजी, उनका मैं नाम लेना भी चाहूँगा, ओम प्रकाश जी चारण। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जब मैं 9th क्लास में था, तो उस दौरान भी उन्होंने जो मेरे से सीनियर स्टूडेंट थे 10th, 11th, 12th के विद्यार्थी, उनके सामने लेके जाके मेरा मुझे मोटिवेट करते थे। बाकियों को ये बताते थे कि ये लक्ष्मण राम है, ये एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करता है, उसके बावजूद भी कितना अच्छे से पढ़ता है। और उन्होंने मुझे मेरी इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट किया और तब से उन्होंने भी मुझे हर क्षण, जब भी मैं ऐसा लगता है कि अब मैं जो अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ या फिर अपने लाइन को चेंज कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पल प्रतिपल है जो गाइड किया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप बीए इंग्लिश से करें और आप एमए करें इंग्लिश में, बीएड कीजिए और आप लेक्चरर बनिए और आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मतलब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, ऐसा उन्होंने ही मुझे गाइड किया। थैंक यू सर। सर ये मुझे ये बताइए कि जब आप ओल्ड राजस्थान में आपको पता है कि भाई 11 पोस्ट है, उसमें से आपने एक 7वें नंबर पर आप सिलेक्ट हो गए, हमारे बीच में बैठे, तो आपको कैसे लगा कि 7 पोस्ट में मेरा हो जाएगा? ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है सर? जी सर, इसके पीछे एक ही कारण है कि जब अपनी ये वैकेंसी आई थी, मात्र 11th पोस्ट थी, तो जब उसमें 11th पोस्ट में मेरी कैटेगरी की एक पोस्ट थी, तो उसके ऊपर मैंने राउंड कर लिया था कि ये अपनी है और ये तो ऐसा फील हो रहा था, ये तो घर का है, इसको तो लेना ही है, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि अपन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। आपने मार्क फर्स्ट पे किया होगा? हाँ, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रैंक पे मार्क किया था कि भाई अपन को वहां तक पहुंचना है। तो मैंने अपने वैकेंसी के तुरंत बाद अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बना दी कि इसी में से सिलेक्शन लेना है और आगे पीछे कुछ नहीं विचार करना है। तो इस दौरान बहुत सारी वैकेंसियां भी आई अदर डिपार्टमेंट की, लेकिन मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं, सिलेबस भी नहीं देखा,
क्योंकि जिस रास्ते जाना नहीं है तो उस रास्ते का मार्ग भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एक माइंड की एक लिमिटेड क्षमता होती है। आप उसमें ज्यादा थॉट डालोगे, ज्यादा लक्ष्य डालोगे तो वो डाइवर्ट होगा। तो आपका एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए और उसी के साथ जीना चाहिए और उसी के बारे में विचार करना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से प्राप्त भी होता है। बिल्कुल सर। ये सर आपने जैसे ये सक्सेस अपनी सफलता प्राप्त की, तो इसके लिए सर आपने एक रणनीति बनाई, शेड्यूल बनाया होगा, कोई टाइम टेबल, वो क्या था सर? बच्चे जानना चाह रहे हैं। जी, स्टडी का ये शेड्यूल था कि हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर सामान्य जो होता है जीके का होता है और एक पेपर होता है दूसरा पेपर जो हमारे सब्जेक्ट का होता है। जो जीके का पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट का होता है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो जीके का होता है तो ये अभी अभी के हाल ही के पैटर्न से ये पता चलने लगा है कि जीके बहुत ही टफ पूछा जा रहा है। तो अपन उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कैटेगरी यदि SC/ST की है तो उनको 35% लाना अनिवार्य है जीके में। यदि वो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनको 40% लाना अनिवार्य है। तो इससे ये होता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना एक अनुचित चीज है, आपको साथ में लेके चलना ही पड़ता है। तो मैंने वही कार्य किया कि अपना जो सिलेबस था उसको 40% जो टाइम होता है वो मैंने जीके के लिए डेडिकेट किया और जो 60% जो टाइम है वो उसको मैंने अपने इंग्लिश के लिए डेडिकेट किया। तो वो समय रहता था, जैसे मान लो सुबह हम 5:30 बजे उठते थे और नहा धो करके 6:30 बजे के आसपास है जो अपने अध्ययन में लग जाते थे। तो 6:30 से लेकर के सुबह के 10 बजे तक लगभग 3.5 घंटे के आसपास का जो समय होता था वो हम पूरा जीके को देते थे। और सुबह सुबह मॉर्निंग में माइंड भी थोड़ा अच्छा चलता है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिसको याद करने की ज्यादा आपको जरूरत होती है उनको उस समय दिया जाना भी चाहिए। तो मैं उस दौरान उसको पढ़ता था जीके को। और पढ़ने के दौरान अपन को ये भी ध्यान रखना है कि जब अपनी फर्स्ट रीडिंग होती है, मान लो अपन आप पहले ही किसी भर्ती परीक्षा में चयन के लिए आप मतलब तैयारी कर रहे हो, तो आप ऐसा करिए कि पहले सबसे पहले आप ध्यान से, पेशेंस से, बिना उतावल के आप आराम से चीजों को पढ़िए और याद करने का दिमाग के ऊपर फोर्स नहीं डाले कि ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। नहीं, आप जैसा आप जिस फ्लो में चल रहे हैं धीरे धीरे उसको पढ़ते जाइए। ना तो पेन यूज करनी, फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं करना, पेन भी यूज नहीं करनी है, पेंसिल यूज नहीं करनी है, अपने हाइलाइटर कुछ भी यूज नहीं करना। आप ध्यान से एक एक चीज को आराम से पढ़ते जाइए। हाँ, जनरली सर क्या होता है कि बच्चे इस समय जब क्या होता है कि क्या जब सब्जेक्ट ज्यादा है ना, तो वो बर्डन ले लेते हैं। तो बर्डन वाला आपने कहा, सही बात है, बर्डन नहीं लेना चाहिए। बाकी सर आप जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आती है, परेशानी आती है, तो सर वो कौन कौन सी आप बता सकते हैं? जनरली तो सामान्य से हर जनरल मतलब एक फैक्ट है ये कि भाई हर बच्चे की वो समस्या आती है सामने, तो आपने उस समस्या कौन कौन सी थी, आपने उनको कैसे सोल्व किया ये? जी, तो इसके लिए मेरे पास एक सेंटेंस है, द प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड सॉल्यूशन इज द आर्ट ऑफ द लाइफ। यानी कि समस्या एक जीवन का हिस्सा है और समाधान उसकी एक कला है। तो इसी को आधार बना करके मैंने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए थे उनको एक एक समाधान के रूप में देखा कि एक समस्या आने से पहले उसका समाधान उसके पीछे छिपा रहता है। तो मैंने वही कार्य किया। सबसे जो बड़ी समस्या थी कि वो इंग्लिश विषय, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो कि अपनी मातृभाषा नहीं है और जिससे अपना कोई दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं होता, क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं और गांव में ये होता है कि इंग्लिश से लोग डरते हैं बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। ठीक है। और इंग्लिश में ये भय रहता है कि कोई फेल ना हो जाए। हालांकि बात ये भी है कि इंग्लिश में पास होना तो आसान है, क्योंकि अपने पास पैसेजेस आते हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग और ऐसे कुछ आते हैं तो पास तो हो ही जाते हैं। लेकिन उसमें करियर बनाना ये थोड़ा क्रिटिकल काम है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऐसा किया कि भाई ऐसा विषय है तो उसको टाइम भी देना पड़ेगा। जिसको आप ज्यादा यदि आप चाहते हो ना तो उसको समय देना भी पड़ता है। आप अपने फैमिली मेंबर को से यदि ज्यादा कनेक्ट रहना चाहते हैं तो उसको टाइम देना पड़ता है। उसी प्रकार यदि एक ऐसी डिफिकल्ट चीज है उसको आपको जीवन में एक हिस्सा बनाना है तो उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैंने 10th 11th 12th के दौरान इंग्लिश को ढंग से पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी मैंने उसको अच्छे से पढ़ा और एक प्रत्येक क्लास मेरी जो होती थी ग्रेजुएशन में उसको मैं ढंग से लेता था और उसको प्रत्येक बुक को एक लाइन टू लाइन पढ़ता था। इससे क्या मेरे इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और फिर जो वर्ड पावर है वो आप डे टू डे जब यूज करते हैं तो वो हो ही जाता है। एक सर ये होता है कि जब भर्तियां क्या है कि सर लंबी है, आजकल कोई फिक्स तो है नहीं कि आपको 6 महीने की अगर टाइम दे देते हैं फिर भी सरकार के नया कैलेंडर जारी करके एक्सटेंड कर देती है। तो इस लंबी भर्ती के बीच में स्टूडेंट के साथ तनाव आ जाता है, चीजें वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो उस चीज को सर कैसे डील करे? बच्चे आ जाता है भाई। जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि यदि कोई निर्णय कोई अदर व्यक्ति करने वाला होता है तो उसमें
आपका काम एक ही होता है कि कार्य करना। यदि आरपीएससी या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट जो आप का जो पेपर कंडक्ट करवा रही है, तो वो उनका दायित्व है कि वो कब पेपर करवाएंगे, जबकि आपका ये दायित्व है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तनाव तो तब होता है जब ये होता है कि आपको 2 महीने का टाइम दिया होता है, और जब आर्थिक स्थिति विकट होती है तो आप 2 महीनों का पैसा इंतजाम वगैरह करके कोई शहर में या कई जगह अपने आप को मैनेज करते हैं कि मैं 2 महीने तक तो ये तैयारी करूंगा, और जैसे ही पेपर आता है उसे जस्ट 5 दिन या 10 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका पेपर 2 महीने आगे खिसका दिया, तो उस समय बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो पैसों का, और एक ने अपने माइंड को एकदम तैयार कर लिया था कि इस अगले 10 दिन में मुझे ढंग से पढ़ करके मुझे इसको फाइट करना है, लेकिन जैसे ही नजदीक आते हैं, जैसे कुछ भोजन होता है और मिलने वाला होता है और आपको हटा दिया जाता है कि नहीं 2 दिन बाद में मिलेगा, तो बुरा लगता है। तो ऐसा ही होता है, बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है, लेकिन उसमें भी अपन को संयमित रहना है। कभी भी कोई भी चीज आपके अकेले के साथ नहीं घटती है, जो साथ आपके साथ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये होता है कि यदि ऐसी स्थिति होती है तो आपको समझना है कि इस स्थिति में अधिकांश लोग जो होते हैं वो है जो अपने आप को पीछे हटा देते हैं कि ठीक है अब 2 महीने का समय है, तो अपने दूसरे कार्य में लग जाते हैं या अपने राह से हट जाते हैं कि यार ये बार बार क्या आरपीसी है जो ऊपर नीचे करते रहते, टाइम का कोई शेड्यूल फिक्स है नहीं, तो अपन आलोचना के माध्यम से जो अपने आप को दूर हटा देते। लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी का, एक एक अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान होती है कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थिर रखे, बिल्कुल डाइवर्ट ना हो। तो आपका एक ये दायित्व होना चाहिए कि आप है जो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई बाकी स्टूडेंट यदि मार्क्स से हट गए, तो अपन यदि उसमें नियमित रूप से 2 महीने ढंग से पढ़ाई करेंगे तो अपना सिलेक्शन अच्छे से होगा। तो मेरे साथ भी ये हुआ, जब 11th पोस्ट थी तो एक पॉजिटिविटी तो ये थी मेरे अंदर कि पोस्ट कम है, तो इसमें कंपटीशन करने वाले कम हो गए। रीजन ये कि कम पोस्ट देख के लोग डर जाएंगे कि भाई ये अपन से तो नहीं होता, ये जनरल इफेक्ट है ये। ठीक है। तो इससे अब कोई हमारे अंदर ये ज्यादा मोटिवेशन आ गया कि भाई इसमें जो लोग हैं वो हट जाएंगे, भीड़ तो वैसे ही बाहर हो जाएंगी, ठीक है। और पोस्ट कम है तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, मान लो पेपर देके भी आएंगे फिर भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन अपने अंदर तो एक ही कॉन्फिडेंस था कि एक रैंक पे अपना सिलेक्शन होना है और वो किसी भी हालत में करेंगे, तो उसके लिए हमने काम भी किया, अच्छी सी मेहनत भी की। ठीक है सर। अरे ये दिख भी रहा है क्योंकि सर आप जब लंबी भर्तियों के बीच में से अपने आप को संभाले रखते हो ना, तो सर वो मुश्किल होता है। बच्चे अधिकतर बच्चे कहते हैं वहां अपना संतुलन थोड़ा खराब कर ही लेते हैं सर। क्या संतुलन बनाए रखना चाहिए। सर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो, है ना, तो सर इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत बड़ा डर सा रहता है कि बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश कैसे सीखिए। आपने कहा सर पास तो हमने पैसेज में रट्टे मार मार के हो गए, पैसेज वाला होता है वो पैसेज दे रखा है सरकार ने कि भाई पेपर में ठीक है पैसेज आएगा पास हो गए। लेकिन सर अपने जीवन में इसको सक्सेस का एक पॉइंट बनाना या इसमें सफलता प्राप्त करना, या जो भाई या बहन हमारे जो देख रहे हैं इंटरव्यू देख रहे हैं वो जानेंगे कि सर हम भी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, तो उनके लिए सर ये चीजें कैसे आसान बनाए, या कोई नया बच्चा है तो उसके लिए चीजें कैसे इंग्लिश को आसान बनाए, या इसके लिए कुछ ऐसा कोई मंत्र सर आप हमें जी तो। सर, जैसे कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी यदि ग्रेजुएशन की है या फिर आप अभी ग्रेजुएशन करने वाले हो और अपना एक सब्जेक्ट चेंज करने वाले हो, आपको यदि इंग्लिश टफ लगती है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश लीजिए। आप कहोगे क्यों, हमको तो टफ लगती है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। क्योंकि जब जितना टफ होता है लोग भीड़ उसे दूर उड़ जाती है, तो आपको ये साहस करके कि हमको तो इसी में काम करना है, तो आप उसको सब्जेक्ट के रूप में चेंज कीजिए। अब बात आती है कि टफ है तो फिर क्या करें, तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप है ना किसी भी चीज को पूरा नहीं देखना, उसको पार्ट वाइज पार्ट देखना है। एक कदम बढ़ने के बाद दूसरा कदम देता है, एक साथ 4 कदम नहीं देना है, ठीक है। अपने जैसे गाड़ी की लाइट होती है तो वो लाइट तो लगभग कितने मीटर होगी, या तो 200 मीटर होगी, तो उसके आगे तो अंधेरा ही है ना, रात में जाते हैं तो आप 200 मीटर तक चलिए, आगे का रास्ता वो आगे वाली लाइट तय करेगी, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो आपको नहीं आता है तो कोई तकलीफ नहीं, आप ऐसा करो कि पहले अपनी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कीजिए। 10th में 11th में आपने जो ग्रामर पढ़ी है ना उसको आप ढंग से वापस रिवाइज कीजिए, वही काम आएगी। लाइफ टाइम तक जो आपने 6 to 12 तक पढ़ा है ना वो आपके लिए बिल्कुल काम आएगा। तो वो आप धीरे धीरे उसको पढ़िए। और इंग्लिश एक ऐसा विषय क्योंकि एक भाषा है, और भाषा वह होती है जिसको आप अभ्यास के माध्यम से ही सीख सकते हैं। आपने एक बार उसको कॉपी में लिख दिया और उसमें साइड में कर दिया, वो काम नहीं आएगा। आप प्रत्येक वर्ड को डेली में यूज कीजिए, जो वर्ड आपने डेली रूटीन में होते हैं तो आप उसको यूज कीजिए, और तो आपकी इंग्लिश अच्छे से हो जाएगी।
अच्छा है सर, भाषा अर्जित है, क्योंकि लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड तो वो बड़ी बात है। तो ये तो सर हमने बताया कि हम ट्राई करेंगे और हमारे मित्र जो देख रहे हैं वो भी इस पे अमल करेंगे। सर एक ये होता है कि अभी क्या होता है कि जनरली ये तरह की जो सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज्यादा है सर। बच्चों के बीच में ये रहता है कि सर सोशल मीडिया का हमारे जीवन में या एक स्टूडेंट के जीवन में क्या योगदान है, और आपका विशेषतः सोशल मीडिया का आप पर क्या प्रभाव रहा? आप उसको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? वो कितना उसके हद तक आप में उसका यूज करना चाहिए? देखो, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी तब होती है जब उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो हर एक बोलते हैं ना, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो बात ये है कि सोशल मीडिया की जब बात आती है, तो सोशल मीडिया मैंने ये समझा कि अभी अपने लिए 1-2 साल के लिए इसको थोड़ा स्टॉप ही रखते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि मैंने तो इसको बिल्कुल स्टॉप ही रखा। अब अगर यदि कोई व्यक्ति देखना चाहता है, उसको टाइम मैनेज करके करना चाहता है, तो उनका व्यक्तिगत रवैया है। मेरा ये व्यक्तिगत ये था कि मैंने तो ये सोचा था कि भाई 1-2 साल से कुछ नहीं होगा। 1-2 साल यदि आप इनसे दूर रहेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, अदर कोई भी जो सोशल मीडिया की जो भी कोई भी आपकी वेबसाइट है, ऐसा मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। मोबाइल यूज किया, बिल्कुल किया, क्योंकि हमारा इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि वो सारी चीजें पुस्तकों में नहीं मिलती है। तो हमको हर 2-3 घंटे में हमको बार बार उसकी मोबाइल की आवश्यकता होती है, तो हम उसमें से कुछ सर्च करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है। लेकिन मोबाइल यूज कीजिए, लेकिन ये जो चीजें है ना, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये थोड़ा घातक हो सकती है। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप बार बार यदि फेसबुक, इंस्टा चलाते हो ना, तो वहां से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आती है, और इस समय इंफॉर्मेशन अपन को नहीं चाहिए। अपन को चाहिए अपने पुस्तकों के अंदर जो मटेरियल है और जो अपने एग्जाम में आने वाला है, वो चाहिए। एक्स्ट्रा चीज लोड नहीं करना है। माइंड एक लिमिटेड है। यदि ग्लास है, ग्लास के अंदर घी डालोगे, पानी डालोगे, छाछ डालोगे, तो आपका ये दायित्व है उसमें घी डाला जाए। उसकी लिमिटेड वो क्वांटिटी में आएगा तो आप उसमें घी डालें, ताकि क्या कि अच्छी चीज डालो। आप अपने दिमाग में वही चीज भरे जो आपके एग्जाम में काम की, फालतू की चीजें नहीं करना। इसलिए इनसे दूर रहना आवश्यक है। सही है सर। क्या होता है जनरली सर, चीज की वो लिमिट तो होती है, और बच्चे क्या होते हैं सर आजकल ये कहते हैं कि ट्रेंड है वो, एल्गोरिथम इसका ऐसा ही है कि आप जैसे ही मोबाइल को ना यूज करते हैं तो वो उस हिसाब की कंटेंट आपको दिखाता है। तो अगर बच्चों का वो क्या आजकल रील्स का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है सर, तो वो ठीक है, हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है उसमें। और स्टूडेंट के लिए सर एक टाइम वाला तो बहुत रहता है ये इशू। तो अपने टाइम को बचाइए और ज्यादातर उन चीजों को पढ़िए जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। वैसे सर एक चीज और होता है कि मतलब आपने सोशल मीडिया का क्लासेस तो देखी ऑनलाइन सर, ऑनलाइन जैसे करंट की क्लासेस आती है या जो मंथली जो करंट अफेयर आते हैं। जी जी। वो मोबाइल का मैंने ऐसे यूज किया कि जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मेरे से लगभग 10 मीटर दूरी पे मोबाइल होता था, और वो भी स्विच ऑफ मोड में। जब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो मेरे से मोबाइल 10 फुट दूर, और वो भी स्विच ऑफ मोड में, और मैं अपने पास में एक पेज रखता था। और उस पेज में यदि पढ़ते दौरान यदि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है जो मुझे सर्च करनी है मोबाइल से, तो मैं उसको लिख देता था। मीनिंग क्या था? हाँ, कभी कभार मीनिंग भी आ जाता है, कभी कभार कुछ चीज नहीं आती है, तो उसको मैं लिख देता था, उसको अंडरलाइन करता था और पेज नंबर लिखता था, इस पेज नंबर पे ये चीज है। और ऐसे करके पूरे दिन में मेरे पास में एक पेज, मान लो आपके पास ऐसी 10 से 12 बार आपको जरूरत पड़ी मोबाइल की, हर आधे घंटे में आपको मोबाइल की जरूरत पड़ रही है, 10 से 12 बार आपको ऐसा लगा कि मुझे चाहिए मोबाइल, तो आपके पास पेज हो गया पूरा। तो शाम को जब आप फ्री हो, तो आप उस पेज को एक बार पूरा रीड कीजिए कि क्या क्या मैंने आज पढ़ा और कौन कौन सी चीज मुझे मोबाइल से देखनी थी। आप मोबाइल उठाए उस समय और सारी चीजों को उसको जो मोबाइल से उसको सर्च करके उसमें पुस्तक में लिख दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मित्र मंडली आपकी कितनी थी? आप कितने मित्र थे और मित्रों का कितना योगदान होता है सफलता में? कोई भी सफलता किसी व्यक्ति विशेष की अकेली नहीं होती है, उसमें हर फैक्टर कार्य करता है, और इसमें मित्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो मेरे मित्र थे वो लगभग क्लास के टॉपर ही थे। जो क्लास के टॉप 10 के विद्यार्थी थे, उनसे मेरा कांटेक्ट रहता था, और मैं जैसे तैसे करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। और क्लास के वे विद्यार्थी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे थोड़े स्टडी में लोअर है, क्योंकि आपको एक जगह से लेना है और दूसरी जगह उसको देना है। तो मैं जो मेरे से सीनियर विद्यार्थी होते थे, जिनका नॉलेज मेरे से अच्छा है, तो विनम्र रह करके उनसे मैं पूछता था और ज्ञान अर्जित करता था। और फिर जब मैं उसको ज्ञान को अपने माइंड में स्थायी रखने के लिए, मैं उसको मेरे जो मेरे से थोड़ा नॉलेज में थोड़े कम है और वो मुझे पूछते भी थे, तो मैं उनको बताता था कि कैसे पढ़ना है, या कोई चीज को एक्सप्लेन करता था मैं। तो मेरा रिवीजन भी हो जाता था, एक साइड से मैं लेता था और दूसरी साइड में देता था। इस वजह से मेरा थोड़ा अच्छा भी हुआ। सही है सर। क्योंकि सर ज्यादातर ये होता है कि सर हमारा जो माहौल होता है ना कि भाई आजकल तो ये हो गया कि भाई
अब घर पे तैयारी करे या कोचिंग संस्थान में किसी शहर में जाके तैयारी करे, तो सर आपको ऐसा मतलब ऐसा क्या लगता है कि कौन सा परफेक्ट रहता है विद्यार्थी के लिए एज ए स्टूडेंट? हमने इस चीज को फील किया है, आप एक एज ए स्टूडेंट रहे हैं, तो सर शहर बढ़िया है या गांव बढ़िया? क्योंकि बच्चे इसमें दुविधा में रहते हैं कि सर शहर में तैयारी करें तो फिर मेरा गांव में नहीं। कुछ बच्चे गांव में रहते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि यार शहरों में तो ज्यादा तैयारी होगी, और शहर वाले ये सोच रहे हैं कि गांव वाले एडवांस हो गए। तो ये दोनों सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो आप ये हमें बताइए कि क्या शहर वाले बच्चे या उनके बीच में कोई ऐसा डिफरेंस है या स्थिति कोई मायने नहीं रखती? जी, शहर और गांव में वैसे कोई विशेष डिफरेंस तो है नहीं। यदि विद्यार्थी का मनोबल शानदार है और उसे ये लगता है कि मैं गांव में रह करके मेरे कमरे के भीतर रह करके भी मैं शहर में रहने वाले उस एसी में रहने वाले विद्यार्थी से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि हाल ही के जो रिजल्ट ये दिखाई दे रहे हैं और एग्जाम पैटर्न जो चेंज हो रहा है, उससे ये पता चलता है कि जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है और ऑथेंटिक बुक्स पढ़ता है और धैर्यपूर्वक पढ़ता है, उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन दो जो गत पेपर हुए फर्स्ट ग्रेड के, इससे ये पता भी चलता है। लेकिन यदि ऐसा विद्यार्थी जो गांव में रह रहा है और घर पे यदि माहौल नहीं है उसके और आसपास का माहौल अच्छा नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसको शहर में आना भी चाहिए और उसको आर्थिक स्थिति ठीक है और ऐसा ग्रुप मिलता है तो उसे एक सकारात्मकता आती है कि भाई हाँ, इतने विद्यार्थियों के अंदर मेरी ये रैंक लगती है। जैसा मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब गांव में था तो वो अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती थी। इसके पीछे रीजन था कि अपने पास में एक ग्रुप नहीं था। लेकिन जब मैं कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया तो उस दौरान मेरे पास में बहुत सारे लोगों का ग्रुप था और क्लास में जो लोग टेस्ट वगैरह देते हैं तो उससे अपना भी पता चलता है कि 500,000 स्टूडेंट में अपन इसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इस वजह से अपना खुद का मूल्यांकन के लिए जरूरी है। तो यदि कोई व्यक्ति जो घर पे रहना चाहकर घर पे रह करके पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप घर पे रहिए, ऑनलाइन कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका मूल्यांकन ऑनलाइन के माध्यम से भी हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई तो आप शहर हो या घर पे हो, पढ़ाई तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। बाकी सब कोचिंग संस्थान आपको मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही है। ये सर एक ये हो रहता है कि सर बच्चों में इस बात को लेकर भी द्वंद रहता है कि सर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन करे या ऑफलाइन ज्वाइन करे, या टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, इनके एग्जाम के कितने दिन या कितने महीने पहले ज्वाइन करनी चाहिए, तो कितने महीने बाद में आपको रिलैक्स रहना है, मतलब टेस्ट सीरीज छोड़ना है, कौन सा रिवाइज करना चाहिए, तो वो बड़ा कैसा आपका था? जी, तो ऐसा आपको लगता है कि भाई मैं अभी तैयारी करने के लिए तैयार हो रहा हूँ और अभी एग्जाम में लगभग 1 साल का समय है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो आपके यदि उसको लगता है मुझे टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं करनी है, तो आप एक बार 2 महीने में या 3 महीने में एक बार सिलेबस रीड कर लीजिए, ठीक है? और फिर बाद में देखो टेस्ट सीरीज़ में भी केवल आपको ऐसे प्रश्न नहीं दिए जाते, उसमें भी आपको टारगेट दिया जाता है। आपके पास 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन का जो भी टारगेट होता है, वो टारगेट दिया जाता है और उसको पढ़ के ही टेस्ट देना है। तो ऐसा कोई विद्यार्थी जो ये चाहता है कि मेरे पास अभी 6 महीने ही है, अब मैं क्या करूँ? तो आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपको टारगेट दिया जाता है। हाँ, उसमें वो शेड्यूल होता है। शेड्यूल होता है। आपके सामने कोई नए प्रश्न नहीं आ रहे। आपके पास तो जो आपने पढ़ा उसी में से प्रश्न पूछेंगे, तो आप वो डायरेक्ट भी जॉइन कर सकते हैं। और ऐसा विद्यार्थी चाहता है कि मैं एक बार पढ़ लूँ, जनरली ऐसे में मेरे पास प्रश्न भी आते हैं कि लक्ष्मण जी सर मुझे बताइए कि मैं टेस्ट सीरीज जॉइन कब करूँ? तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अभी कर लीजिए जॉइन। तो वो बोलते हैं कि मैं पहले सिलेबस एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में करता हूँ। तो मैंने कहा जो आपकी इच्छा। लेकिन ये ज़रूरी है कि लगभग एग्ज़ाम से 6 महीने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन होनी चाहिए। यदि आप एग्जाम से 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आते हैं तो वो ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जिस संस्थान में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे वहां पे पहले से ही विद्यार्थी जो 1 साल से 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी रैंक वहां पे ऑलरेडी अच्छी आ रही होती है। और वहां जाकर के आप अपना जो टेस्ट दोगे और आपकी रैंक डाउन रहेगी तो आप भी मोटिवेट होगे। और लास्ट का जो समय होता है ना एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय पढ़ाई के साथ-साथ आप मानसिक रूप से भी पॉजिटिव हो और आपका मनोबल हाई हो, उसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम से 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ जॉइन ना करें, आप उस समय अपने जो आपने पढ़ा है, उसको ध्यान से रिवाइज़ करें। एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है, उसको आप रिवाइज़ कीजिए। एक सर ये होता है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन में इनको ज्यादा अंतर नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अगर हम चाहे तो? वैसे ऑफलाइन ये होता है कि आप फिजिकली वहाँ ज़्यादा प्रेज़ेंट होते हो। एक मान लो 200 विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं,
और आप वहाँ टेस्ट दे रहे हो, तो आप जो आपके पास जो समय होता है, मान लो 2.5 घंटे 3 घंटे का जो आपका एग्जाम का टाइम होता है, तो आप एग्जैक्ट उस टाइम में तो आप पेपर करते हो, इससे आपका एक टाइमिंग एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब आपका अटेंशन भी अच्छे से बढ़ता है, वो क्लास का माहौल होता है टेस्ट में, और आपसे जो वैसे विशेष रूप से जो गोला बढ़ने की गलतियां होती है, अब मेरे से भी हुई है इस पेपर में, जो संस्कृत शिक्षा विभाग था उसमें हुई है, वो बट नेचुरली कुछ उसके नंबर नंबर करते हाँ हो। करते बिल्कुल माइनस में चला जाता है। एक तो सही होना, जो प्रश्न सही हो रहा होता है वो तो गलत हो गया, प्लस उसका नेगेटिव भी गया 1/3, तो उससे लॉस भी होता है। तो टेस्ट सीरीज से ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है गोला भरने की और स्पीड बढ़ती है, तो आप कम समय में ज्यादा गोला भर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो, तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि भाई आप ऑफलाइन हो तो बेस्ट हो। ऑफलाइन भी सर, आजकल ऑनलाइन भी ट्रेंड हो गया कि भाई, क्योंकि धीरे धीरे आज क्या होता है कि पैटर्न ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो वो भी कई बार क्या हाँ ऑनलाइन वो भी कंडक्ट सही है। कराते हैं। तो ऑनलाइन के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप साथ में कोई भी मार्केट से ओएमआर खरीद के लेके आ जाइए और आप साथ में बैठ के गोला भी भर दीजिए, वहाँ भी टिक लगा रहे अपना ऑनलाइन में और साथ में गोला भी भर दीजिए, तो आपकी वो भी प्रैक्टिस साथ में ये होती बेस्ट है। ऑप्शन है ये आपका। बेस्ट ऑप्शन है, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। एक सर ये होता है कि फिर चीजें याद कैसे सर आपके पास, इतना मतलब मान के चलिए कि सर फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है या कोई वैकेंसी, उसके सिलेबस सर बहुत बड़ा होता है, वाइड सिलेबस होता है, तो उस वाइड सिलेबस को सर याद कैसे करें, सीक्वेंस से याद कैसे करें, मतलब आपका क्या प्रोसेस है इसमें? मेरा यही था कि मैंने ये पहले भी बताया कि पहली रीडिंग तो एकदम अच्छे से होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए। जब आपकी सेकंड और थर्ड रीडिंग होती है, तो उस समय आप अपने साथ में हाइलाइटर पेन वगैरह यूज कीजिए। तो उस दौरान क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो, तो आप जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से वही पढ़ना है जो आपको लगता है मुझे नहीं आता है और एग्जाम में आ सकता है। वो आपका व्यक्तिगत आपका अनुभव रहेगा, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट आपकी रीडिंग होगी ना, उसमें आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यदि रिविजन करोगे और पूरा का पूरा करोगे तो पॉसिबल है नहीं रिविजन। तो आप जो आज पढ़ रहे हो, आज के 7 दिन बाद में वापस उसका रिविजन होना अनिवार्य है। रिवीजन भी सर कितना होना चाहिए? मल्टीपल रिविजन, आप एग्जाम तक बार बार पढ़ते रहो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने पढ़ा, उसके 7 दिन बाद में वापस, फिर और 7 दिन बाद में और वापस, और उसको स्पीड से रिविजन। रिविजन तो स्पीड से होगा क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है। तो रिदम बन जाती है, तो आप जो नए नए हाइलाइटर यूज किया करो। जस्ट आपके पास एक महीना जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दौरान क्या होता है, यदि उस महीने में आपने जो 1 साल अध्ययन किया, यदि उसका रिवीजन नहीं होता है, तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ गया। ठीक है, तो उसके लिए आपने यदि शॉर्ट कर दिया है और आपका ये 1 महीने में पूरा रिवीजन हो जाता है ना, तो आप उसको पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। और सर जब पेपर देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीने पहले पेपर हमारा है, बाद में है, आगे है, तो उससे पहले सर क्या होता है कि कोई विद्यार्थी उसका मन ही नहीं करता सर पढ़ने का, ऐसा लगता है कि मैंने इतना पढ़ा था, सारी चीजें पढ़ी थी, अब वो याद ही नहीं है ना? वो फिर क्या करते, कभी कभार देखते हैं हमारे मित्र या हम भी तैयारी करते हैं, तो सर जनरल प्रश्न होता है जो सामान्य बेसिक प्रश्न, वो भी गलत हो जाता है। फिर उस समय वो फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए या फिर तनाव मान लीजिए, या वो उस समय स्थिति कैसे, मतलब कैसे डील करते हैं आप? एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उस समय ये होता ये है कि इससे पहले जब अपन पढ़ते हैं ना, तो अपन जो पढ़ते हैं उसी को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम से पहले पढ़ते हैं ना, पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है। जैसे पढ़ तो हिस्ट्री रहे और सोच रहे हैं कि उसको पॉलिटी को मैं कब पूरा करूंगा, वो ओवर थिंकिंग है सर। ओवर थिंकिंग। तो इससे क्या होता है कि आपका ध्यान एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता है, और फिर आप क्या करोगे, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उस दिमाग में आप पॉलिटी के बारे में विचार करने लगोगे, यार मुझे पॉलिटी याद ही नहीं है, तो इससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट होते हो। तो इसकी ये सबसे अच्छा कार्य है कि पेपर के अंदर जब आप बैठोगे ना एग्जाम देने के समय, उस समय आपको सारा कुछ याद आएगा जो आपने पढ़ा है। तो पहले से और बर्डन नहीं होना है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, ये सबको फील होता है एग्जाम से पहले कि मुझे तो सब कुछ पढ़ा था, मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बट नेचुरल है। लेकिन आप है जो जो चीज को पढ़ रहे हो उसी के बारे में विचार करें, आप अदर पेपर के बारे में न सोचे। और सर ये अभी जो यूपीएस जैसे आरपीएस की है, वो यूपीएससी की तरह अपना ट्रेंड फॉलो कर रही है, उसकी तरफ जा रही है धीरे धीरे अपने, मतलब मान के चलिए जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे, उससे अभी क्या है कि कोई भी जो बोर्ड है वो पेपर कंडक्ट करवाता है, तो अपना स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई रखना चाह रहा है, हाई रख रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जो समान तरीके से विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, जिस पैटर्न से हम तैयारी कर रहे हैं, वो सारा पैटर्न बदल गया। अब जैसे पहले हाल ही में अभी आपने पेपर देखा, आपने तो दिया है खैर, और अभी जो बदलते पैटर्न है उस पे आपको क्या कहना है, मतलब विद्यार्थी को किस स्तर पे तैयारी करनी चाहिए? तो यदि आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, तो अपना भी ये दायित्व है कि अपन भी अपने आप को बदले। तो इसमें सबसे
पहली जो बात ये है कि अब जो पहले अपन जो पढ़ते थे ना, केवल फैक्ट्स, एक छोटी-छोटी चीज़ें रट लेते थे, वो आज काम नहीं आएगा। अभी माँग रहे हैं डीप रीडिंग और धैर्यपूर्वक रीडिंग। और इ पहले तो क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मान लो एक ही पॉइंट दिया और अपना आंसर सही हो जाता था। अभी यूपीएससी के मॉडल पे आधारित आरपीएससी भी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रत्येक चीज़ को ढंग से पढ़ें। कोई भी चीज़ अनइम्पोर्टेंट नहीं होती है। हाँ, वो बच्चे जल्दबाजी में कर लेते हैं हाँ, कुछ। पहले चीज़ें अनइम्पोर्टेंट हुआ करती थी कि भई ये तो प्रश्न बार-बार एग्ज़ाम में आ रहा है और ये वापस आएगा। पीवाईक्यू ज़रूर मिलाना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब थियरी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू के साथ अभी थियरी भी इम्पोर्टेंट है। और एक जो विशेष बात मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो सामान्य जो 23 जून को और 26 जून को हुई थी, उन पेपर में देखने में आया है कि बहुत सारे टैलेंटेड विद्यार्थी जो डिजर्व करते हैं उस पोस्ट के लिए वो रह गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी अपेक्षा होती है कि मैं जो है जीके में लगभग 40 बचा लूंगा काट-पीट के, मैं 45 बचा लूंगा, 50 बचा लूंगा। ये सबसे गलत चीज़ है। आप पहले से कुछ भी निर्धारित ना करें कि मैं कितना बचाऊँगा या बचाऊँगी। ये पेपर डिसाइड करेगा। ये पेपर डिज़ाइन करता है। ठीक है? तो आपका काम ये है कि आपको काम करना है। और पेपर जब आपके हाथ में आता है तो कृपया करके आप उस पेपर को पूरा रीड न करें। आज तक लोग ये कहते थे कि जब आपके पास पेपर आता है ना, तो एक बार पूरी नज़र लगा दो। ये नज़र लगानी आपके ऊपर लग जाएगी नज़र। हाँ। इससे क्या होता है कि पेपर इतना टफ होता है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है। तो आपका यही काम है कि पहला प्रश्न पढ़ो, नहीं आता है तो उसको छोड़ो। दूसरा पढ़ो, मतलब सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको छलांग नहीं लगानी। कि हाँ, ऐसा नहीं समझ आपने गया। इस पोर्शन को छोड़ दिया, इसको कर लिया, तो फिर क्या होता है जो लास्ट का समय होता है ना जब गोले भरने होते हैं, उस समय कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, सब उलझ जाते हैं, मैं कौन सा करूँ, कौन सा छोड़ूँ? ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको उलझना नहीं, आपको एक प्रत्येक प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। उत्तर आ गया, पढ़ते ही उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलो, ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। पूरा पेपर रीड नहीं करना है क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है। यदि आप पेपर को केवल रीड करोगे तो आधा घंटा तो आपको रीडिंग में चला जाएगा। रीडिंग टाइम तो वहाँ कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, वहाँ कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको तो प्रश्न सॉल्व करना है, रीड थोड़ी ना करना है। तो आप आराम से एक-एक प्रश्न को ढंग से करिए। ठीक है सर। एक सर ये होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सर क्या होता है कि बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में हम भाग ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसा ही माहौल होता है। तो एक सर विद्यार्थी का जीवन मतलब कैसा होना चाहिए कि वो सोशल एक्टिविटीज में ज़्यादा भाग ले या कोई फंक्शंस इवेंट होते हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करे या फिर अपनी रिदम में लगा रहे? आपका क्या इसमें था? आप मतलब कैसी चीज़ों को डील करते थे? मेरा तो यही था कि जिस टारगेट को आप करना चाहते हो पूरा, फिर उसी में पूरा इन्वॉल्व हो जाओ। अदर एक्टिविटी में शायद मेरे हिसाब से नहीं हो तो चलता है, क्योंकि यदि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, उसमें आनंद आता है, तो फिर आपको दूसरी जगह से आनंद को खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल एक्टिविटी में भाग लोगे तो आप वहाँ से एक आनंद ढूँढने, और आप ऐसा फ़ील होता है कि भई मुझे बड़े बर्डन सी फ़ील होती है, तभी तो आप अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बर्डन ना समझिए, उसी में कुछ नया नवाचार कीजिए, पढ़ाई के अंदर ही। बहुत सारे नवाचार होते हैं पढ़ाई के अंदर ही। आप खुद अपनी वीडियो बना दें, तो आप उसी को सुनिए, तो आपके अंदर भी नवाचार जैसा कुछ हो कर रहे हो, तो आप पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे सोशल या एक्टिविटी सर जैसे मान लीजिए आप पढ़ते-पढ़ते खुद पढ़ते-पढ़ते जनरली सर ये तो फैक्ट है ही कि बोरिंग फील करते हैं या कभी-कभार मन ही नहीं करता, तो उस स्थिति में आप क्या करते थे? देखो, कैसे? ऐसी स्थिति में प्रकृति सबसे सार्थक सिद्ध होती है, वो सबसे बेस्ट है। मेरा जब भी ऐसा होता था, घंटे डेढ़ घंटे के बाद मैं रूम से बाहर चला जाता था और एक राउंड लेकर के प्रकृति को देख करके तो थोड़ी गहरी सांस लेकर के वापस अपने टेबल पे आके पढ़ने लग जाता था। थैंक यू सर। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने माने पर लक्ष्मण जी का है जो इंटरव्यू लिया। अब अगले वीडियो में हम एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।